हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। जो हमारा लाइफ प्रोसेस वाला लेसन है, आज हम उसमें आगे करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो देखो, जो ह्यूमन बींग्स मनुष्य हैं, जिस तरह से और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी क्या है, रेगुलर में क्या चाहिए, सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, यानी भोजन, और इसके अलावा ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रेगुलर चाहिए। तो इस तरह के जो फंक्शन है वो किसके थ्रू किए जाएंगे, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से ऑर्गन या हमारी बॉडी के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनका यूज इसमें किया जाता है। तो एक तो हमारा हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारे ब्लड वेसल, जो आर्टरीज और वेन होंगी। और थर्ड हमारा सर्कुलेटरी मीडियम, जिसमें ब्लड और लिम्फ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। मानव हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, हार्ट तक पहुँचाई जाती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, वो लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम सबसे पहले रिलैक्स्ड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट आर्टियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा। पहले रिलैक्स्ड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वाया ओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट, जो इतने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं वहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। और उन बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे जो हमारा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कहने का मतलब क्या है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का तो यूज कर लिया गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बचेगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना काइवा के थ्रू राइट आर्टियम में आएगा। पहले राइट आर्टियम रिलैक्स्ड होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट आर्टियम में ब्लड होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड, और राइट आर्टियम से ब्लड पहुंचा दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल में। पहले रिलैक्स्ड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर वहाँ से ब्लड हमारा पहुँचेगा लंग्स में। और लंग्स से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी, जो डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट लंग्स में जाने के बाद शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी बाय नोस्ट्रल कैविटी या नोस्ट्रल्स। तो यहाँ से हमने सबसे ज़रूरी बात हमारी ध्यान रखने की क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पहले राइट आर्टियम में आएगा, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से बॉडी के जितने भी अलग अलग पार्ट है वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले क्या आएगा, राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर लंग्स तक। तो इस पूरे सर्कल को हमने अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न आउट करना है। अगर ये पूरा सिस्टम अगर आपके दिमाग में सेट हो जाता है, पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम है हार्ट का, अगर आप इसको माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर आउट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे डायग्राम करेंगे, जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, जो हमारे सभी पार्ट्स हैं वो यहाँ से क्लियर आउट होते हैं, हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए, आर्टरीज, वेन्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, वेना काइवा, स्पेक्ट्रम जो सेल डिवाइडर काम करेंगे या जिसमें डिवाइडिंग वॉल्स होगी, ठीक है, वेना काइवा ऊपर पार्ट में, ओर्टा, ये कंप्लीट पार्ट है। तो यहाँ से आपने एक बात और ध्यान रखनी है, आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करके देखना है, अच्छे से इसकी ड्राइंग बना के देखनी है। इस डायग्राम को आपने अच्छे से ट्राई आउट करना है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं तो वही पीछे की तरह से 2 से 3 मार्क्स आप इस डायग्राम में भी आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, ड्रा द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, या फिर ड्रा द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो उसमें आपने पूरा सिस्टम जो है हमारा ये एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरह से आप इजीली ह्यूमन हार्ट के बारे में कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें ब्लड की, जो ब्लड है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह से होगा हमारा, सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पुलस और लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा। तो इन दोनों के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पुलस के बारे में। इसमें हमारे क्या है, रेड ब्लड सेल होंगी, वाइट ब्लड सेल होंगी और ब्लड प्लेटलेट्स होंगी। जो राइट ब्लड सेल होंगी उनका क्या काम होगा, वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी, ठीक है, कंटेन HB हीमोग्लोबिन, इम्पार्ट रेड कलर टू
में बल्ड, ये जो हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। अगर ब्लड प्लेट के बारे में बात करें, ये किस में हेल्प करेंगी, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है आपको इसका ही पता होना चाहिए। जब भी मान लो किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो जो उसका जख्म होता है, जहाँ पर उसको चोट लगी, वाउंड है, वहाँ से ब्लड लगातार फुल अप होता रहता है। तो कुछ टाइम उसका जो ब्लड होता है, ब्लड का थक्का बन जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड का बहने से रुक जाना। ठीक है, तो यहाँ से हमने आरबीसी के बारे में कर लिया, ब्लड प्लेटलेट के बारे में कर लिया। अब बात करेंगे WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तो देखो ये क्या करेंगे, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इंग्लोफिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, यानी जो हमारे शरीर की कैपेसिटी है, इम्यून सिस्टम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो बीमारियों से लड़ने कैपेबल होती हैं, उनको प्रोड्यूस करने का काम करेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन भी की जाएगी। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट है लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा, उसके बारे में देखो, ये येलो कलर्ड होता है, इसका फ्लूइड होगा, 90% इसमें वाटर होगा और 10% होंगे इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलाइन, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस, ये सभी होंगे। उसके बाद ये तो था हमारा ब्लड का सिस्टम। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट किए थे, तीनों कौन कौन से, एक तो हार्ट के बारे में, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, और फिर ब्लड एंड लिम्फ इनके बारे में। हार्ट का पॉइंट हो चुका था हमारा, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लड के बारे में किया। उसके बाद देखो ब्लड वेसल्स के बारे में करेंगे, जो आर्टरी और वेन्स है। इससे पहले हमारा एक टॉपिक रहता है जो ब्लड के साथ ही था, लिम्फ का। तो लिम्फ के बारे में देखो, लिम्फ होते क्या है, ए येलोविश फ्लूइड सेप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। कहने का मतलब क्या है, एक फ्लूइड होता है, पीले रंग का फ्लूइड होता है, जो ब्लड कैपिलरी से जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जहाँ पर कम प्रोटीन होंगे, उनको लेगा ब्लड के कंपैरिजन में। और लिम्फ के बारे में बात करें, इसका फॉलोअप कहाँ से होगा, टिश्यू से हार्ट की तरफ होगा। ठीक है, कब, असेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने का काम होगा, और टिश्यू से हार्ट की तरफ इनकी मूवमेंट होगी या ट्रांसपोर्टेशन का इनका काम होगा। फिर बात करेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज और वेन्स आई थी, उनके बारे में क्लियर कर लेते हैं। जो आर्टरीज होती है उनका काम क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी, कहाँ से, हार्ट से, हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी, हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का इनका काम होगा। ठीक है, और इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करेंगे। जो आर्टरीज वो थिक होंगी और इलास्टिक होंगी। अगर बात करें वेन्स की, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करने का काम होगा इनका। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाएंगे कहाँ से, जो हमारे बॉडी पार्ट है वहाँ से, इसको वहाँ से उठा के हार्ट तक पहुँचाने का इनका काम होगा। इनको हम कलेक्टिव वेसल्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेंगी। जो वेन्स है वो कैसे होती हैं, थिन एंड लेस इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम था जो हमारा मनुष्य का, उसके बारे में किया था। अब बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में होते हैं 2 पाथवे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में जैसे जल, तो ये क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का इनका काम होगा। तो देखें, कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या करेंगी, वाटर को और मिनरल्स को लेंगे, और लेंगे कहाँ से, रूट से, और प्लांट्स के जितने भी पार्ट वहाँ तक पहुँचाएंगे, और यहाँ पर एनर्जी यूज्ड नहीं की जाएगी। अगर बात करें हम फ्लोएम की, ये क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बने हैं उसके, उनको क्या करेंगे, लीव्स से लेके प्लांट के जितने पार्ट वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ पर एनर्जी का यूज किया जाएगा, और एनर्जी का जो यूज होगा वो किस फॉर्म में होगा, ATP की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो ट्रांसपायरेशन। अब बात करें ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन है क्या, तो ट्रांसपायरेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पौधे से जो पानी होता है उसका लॉस होना वेपर की फॉर्म में, उसको बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। अब फंक्शन कर लेते हैं, तो फंक्शन देखो, फंक्शन क्या क्या होंगे, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल।
यानी कि वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम होगा। इसके अलावा जो वाटर की मूवमेंट होगी, रूट से वाटर को प्लांट्स के सभी पार्ट तक जो पहुंचाया जाएगा, उसमें ट्रांसपायरेशन की प्रोसेसेस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स को भी पहुंचाया जाएगा। तो क्या है, उनमें बैकवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या है, जो वाटर है और मिनरल्स है वो प्लांट्स में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचेंगे। इसके अलावा हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने का काम करेंगे, या फिर रेगुलेट करने का काम भी जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है इसी की वजह से होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी इसमें। उसके बाद देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि लीव्स से फूड को अलग अलग पार्टों तक ट्रांसफ़र करना, उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। वैसे लोकेशन का मीनिंग हमारा स्थिति के लिए होता है, जिसे बोलते भी लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, किस जगह का रहने वाला है, तो उसका चेंज हो जाना, ट्रांसफ़र होना, तो ट्रांसलोकेशन। जो लीव्स होते हैं उनको हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फूड प्रिपेयर करने का काम करेंगे, इसी वजह से हम इनको फूड फैक्ट्री कहेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आगे टॉपिक हमारा जो मोस्टली लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन उत्सर्जन, यानी शरीर से वेस्ट वगैरह को निकालना। तो देखो, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से हानिकारक पदार्थों का हटाना, उसको बोलेंगे हम एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे अंदर, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, पेयर ऑफ किडनीज, यूराइनरी ब्लैडर, पेयर ऑफ अर्टर और अर्थरा, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं। तो देखें एक बार, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा वो इस तरह से है, कंप्लीट सभी पार्ट है हमारे, अर्थरा, यूनाइनरी ब्लैडर, यूनाइनरी ओपनिंग और ओटा, किडनी, सभी पार्ट हैं। तो अब हम करेंगे, सभी का अपना अपना काम होगा। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं यूराइन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, किडनी के अंदर क्या यूराइन बनेगा, ठीक है, फिर उसको अर्थरस के थ्रू पास आउट किया जाएगा यूराइनरी ब्लैडर में, जहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। कब तक? जब तक ये रिलीज ना किया जाए, अर्थरा के थ्रू इसको आगे रिलीज ना किया जाए, तब तक यूराइनरी ब्लैडर के अंदर यूराइन को रखा जाएगा। उसके बाद देखो, यूराइन बनाने का मेन पर्पज क्या है वो देखो, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूराइन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड। जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको छानना या अलग करना। फॉर एग्जांपल यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, लीवर के अंदर जो यूरिया होता है उसको अलग करना, या यूरिक एसिड को अलग करना। उसके बाद देखो, हमारी जो किडनी का पेयर होता है उसके बारे में बात करेंगे। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी, जो हमारी प्रत्येक किडनी है, उसके पास फिल्ट्रेशन की कई सारी यूनिट होंगी, लार्ज नंबर होगा उनको, उसको बोलेंगे नेफ्रॉन। तो यहाँ पे नेफ्रॉन का भी हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तो लिख दें द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। उसके बाद देखो, यूराइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। जो यूराइन बनेगा उसमें 3 स्टेप होंगे, कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ग्लूकोज वाटर है, अमीनो एसिड है, वो सभी के सभी फिल्टर अप किए जाएंगे। कहाँ से? ब्लड से। किस में? बोमन कैप्सूल में। जो नेफ्रॉन के अंदर बोमन कैप्सूल होगा वहाँ पर इनको फिल्टर आउट करने का काम किया जाएगा। उसके बाद हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। उसके बाद क्या होगा, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे उनको फिल्ट्रेट करके रीअब्जॉर्ब करने का काम किया जाएगा। किसके थ्रू? जो कैपिलरीज होंगी नेफ्रॉन के चारों तरफ, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। थर्ड हमारा सिक्रेशन देखो, एक्स्ट्रा वाटर साल्ट आर सिक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द अल्ट्रा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है या साल्ट है जो सिक्रेट किए जाएंगे हमारे ट्यूबुलर रिब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूब्यूल्स में, उनकी ओपनिंग होगी कलेक्टिव डक्ट में, ठीक है, और उसके बाद यूरेटर में उनकी जाके आगे ओपनिंग होगी। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम हेमियोडायलिसिस के बारे में।
हेमियोडायलिसिस क्या है? तो देखो ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि मानव निर्मित किडनी के द्वारा ब्लड का प्योरीफिकेशन करवाना। यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि उसके अंदर ब्लड को एक्सचेंज किया गया है, यानी कि खून बदलवा के लेके आए हैं, तो उस प्रोसेस को हम हेमोडायलिसिस बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इट इज़ मेंट बाय किडनी फेलियर पेशेंट। किसी भी रोगी की अगर किडनी काम करना छोड़ देती है तो उसके अंदर जो ब्लड होता है उसको एक्सचेंज करवाया जाता है या प्योरीफिकेशन किया जाएगा उसका आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू। उसके बाद देखो अगर बात करें एक्सक्रीशन की प्लांट्स के अंदर, तो देखो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के बारे में बात करेंगे। इन सभी का ट्रांसपायरेशन होगा स्टोमेटा के थ्रू। जो अदर वेस्ट बचेंगे वो लीव्स के अंदर स्टोर किए जाएंगे या फिर जो बार्क, तना वगैरह होता है प्लांट्स का, उसके अंदर स्टोर किए जाएंगे, विच फॉल फ्रॉम दी ट्रीज, जो बाद में उस पौधे से गिरा दिए जाते हैं। ठीक है। प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सोइल अराउंड देम। जो पौधे होते हैं कुछ वेस्ट को जो उनकी चारों तरफ मिट्टी होती है उसमें भी छोड़ देते हैं। जम्स रिसाइन इन ओल्ड जाइलम। जो जाइलम टिश्यू है उनके अंदर जो जम्स, रिसाइन वगैरह वो होंगे। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट्स एंड लीव्स ऑफ कोलोसिया एंड स्टेम ऑफ जेमिकांड। ये हमारे दो नाम दिए हुए हैं। जो इस प्लांट्स के स्टेम के बारे में बात करें और कोलोसिया के लीव्स के बारे में बात करें, उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, वो किसकी फॉर्म में होंगे? कैल्शियम ऑक्सलेट्स की फॉर्म में होंगे। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा टॉपिक आया था नेफ्रॉन का, उसका डायग्राम और हम यहाँ से देख लेते हैं। उसका डायग्राम हमारा किस तरह से होगा? वो होगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो वो देखिए, ये हमारा जो डायग्राम है ये है नेफ्रॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसके बारे में भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो बोमन कैप्सूल होते हैं इसके अंदर, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या काम करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो यूराइन फॉर्मेशन के दौरान ही इसका यूज किया जाएगा, और जो यूराइन फॉर्मेशन होगी हमारे, उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसके थ्रू होगा, वो सारे के सारे पॉइंट हम कर चुके थे। जो एक टॉपिक था हमारा आर्टिफिशियल किडनी का, वो आप यहाँ से देखें, जिसको हमने हेमोडायलिसिस बोला था। ये डायग्राम भी दे रखा है। जो ब्लड होता है उसको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है। जो कोई भी पेशेंट है जिसका ब्लड प्योरीफाई करना है, उसको कुछ इस तरह से लाइन फ्रॉम अपार्टस टू वेन्स, जो नसें वगैरह होती हैं उनमें जैसे भी होता सूटेबल होगा उस तरह से उनको सुई वगैरह जिसका भी यूज करना वो किया जाएगा। लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, इस तरह से यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक बोटल्स में हमारा फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन और दूसरी में यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, यूरिया और एक्सेस साल्ट होंगे, और इस तरह से जो ब्लड है उसका प्योरीफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से इस टॉपिक को कर सकते हैं, तो देख सकते हैं अगर आप डायग्राम से देखना चाहें तो। बाकी इसका मेन जो पर्पज़ था वो आपको बता ही दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं। जो देने वाले होते हैं उसको हम डोनर बोलते हैं। और आपने सुना होगा किसी ने आई डोनेट कर दी, किसी ने किडनी डोनेट कर दी, तो वो सबका अपना अपना फंडा होता है। भी कोई इंसान जो अपने आप को ये समझता है कि मेरे मरने के बाद कोई ना कोई मेरी आइज़ के थ्रू या लंग्स के थ्रू या किडनी के थ्रू जो भी होता है कि अपना जीवन अच्छे से जिसके, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे ये 2 डायग्राम रहते थे, 1 या 2 डायग्राम और ये टॉपिक रहते थे, ये आपको बता दिए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और जो ये लेसन है हमारा लाइफ प्रोसेस वाला, ये कंप्लीट लेसन इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी लेवल पर स्टडी कर लें, 10th के बाद, 12th के बाद, जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह है वहाँ पर इनसे क्वेश्चन उठता है, और ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है। जो बच्चे आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साइंस साइड के बच्चे, मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ज़रूरी है इस लेसन को अच्छे से कवर अप करना। तो एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा, जो भी डाउट है आप अपने क्लियर करते रहें। अगर वीडियो में कहीं पर कोई कमी लगे या ये लगे कि ये टॉपिक हमारा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ में नहीं आया, तो आप उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था
नेफ्रॉन के बारे में एक बार क्लियर अप कर लेते हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में दे भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, जो कैपिलरी क्लस्टर किडनी के अंदर वो कप शेप्ड होगी, कोयल ट्यूब होंगी जिसको हम बोमन कैप्सूल करेंगे, जो फिल्ट्रेटर का काम करेंगी। तो पूरा टॉपिक हमारे यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड हमारे पास कोई और मटेरियल मिलेगा तो उसकी वीडियो बनाकर भी आपके पास सेंड कर दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट हो उसके सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।